एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज स्टैंडर्ड नंबर 250। 250 को आप ऐसे याद कर सकते हैं, लॉ एंड रेगुलेशन। 250 लॉ रेगुलेशन, 250 लॉ रेगुलेशन। सो इस स्टैंडर्ड का नाम है, देख लेते हैं। स्टैंडर्ड नेम इज कंसिडरेशन, सॉरी एक सेकेंड, स्टैंडर्ड नेम इज कंसिडरेशन ऑफ लॉ रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जब भी हम ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने जाएंगे तो क्या क्या लॉ रेगुलेशंस हमें कंसिडर करने होंगे। इसमें कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी और कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये समरी में है बिल्कुल, आप इसको साथ साथ नोट कर लें एक बार। और मैं कीवर्ड्स मार्क करवा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे क्या लिखा है, नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कंप्लायंस? कंप्लायंस ना करने को नॉन कंप्लायंस बोलते हैं। तो अगर हमें इसे एग्जाम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन। ठीक है, कोई चीज़ करना और कोई चीज़ ना करना बाय द एंटिटी, ईदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, विच आर कॉन्ट्ररी टू द प्रिवेलिंग लॉज एंड रेगुलेशन। करंट लॉज एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में कोई चीज़ हो रही है उसे हम नॉन कंप्लायंस बोलते हैं। इसमें क्या क्या नहीं आएगा? इट डज नॉट इंक्लूड द पर्सनल मिसकंडक्ट। अगर आपने खुद ने कोई मिसकंडक्ट किया है, किसने मिसकंडक्ट? खुद ने मतलब ऑडिटर नहीं, खुद ने मतलब TCWG मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ में। इट डज नॉट इंक्लूड पर्सनल मिसकंडक्ट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एंटिटी बाय दीज पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। चलिए अब हम कुछ 4 पॉइंट्स में इस पूरे स्टैंडर्ड को कवर करेंगे। क्रिस्प एनालिसिस है, फटाफट हो जाएगा और आपको एग्जाम से पहले क्विकली इसको 3-4 बार रिवाइज कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या लिखा है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूटीज ऑफ किसके? ऑडिटर के, इन रिलेशन टू किसमें? कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। किसमें? बाय द एंटिटी। ठीक है, एंटिटी नहीं करे या नहीं करे, उसके लिए ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग कि एंटिटी किस एरिया में काम करती है, उसका क्या एनवायरनमेंट है। इसके लिए उसे कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप कभी भी जाएं ऑडिट करने तो सबसे पहले एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की नॉलेज लें। उसमें सबसे पहले आता है लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उस पर क्या एप्लीकेबल है टू द एंटिटी एंड इंडस्ट्री और सेक्टर इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। तो आपको ये देखना है जहाँ पे भी वो काम कर रही है उसके ऊपर लीगल रेगुलेटरी क्या काम हो रहा है, किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, क्या सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क। ये तो पता चल गया कौन सा फ्रेमवर्क लगेगा। अब ये पता करना है, ये तो पता चल गया ना, अब ये पता करना है कि वो कैसे उसको कंप्लाई कर रही है उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को। ठीक है, तो उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट, ऑडिटर शैल ऑब्टेन SNA सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सही होने चाहिए और अप्रोप्रिएट लेवल पे होनी चाहिए। क्या चीज़? ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद दूस लॉज एंड रेगुलेशंस जनरली रिकग्नाइज टू हैव डायरेक्ट इफेक्ट। ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होगा किस पर? ऑन डिटर्मिनेशन, ये पता लगाने पे कि मटेरियल अमाउंट है या नहीं है, या डिस्क्लोजर ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, तो ऑडिटर को सारे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेने हैं, सारे लॉज एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंगली उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट चेक करना है। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स। उसको सारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई क्या चीज़? नॉन कंप्लायंस, कि कहीं कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुई जिसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट ना हो। अब वो कैसे पता लगाएगा? 2 तरीक़ों से, इंक्वायरी करेगा और इंस्पेक्शन करेगा। इंक्वायरी किसके साथ करेगा? मैनेजमेंट और TCWG के साथ करेगा, वेदर एंटिटी इज़ इन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। उनसे पूछेगा कि क्या तुमने की है या नहीं करी। दूसरा पॉइंट, इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट किसके साथ करेगा? अब जब अंदर वाले लोगों से कर ली बात तो बाहर वालों से करेगा। बाहर वालों से इंस्पेक्ट करेगा विद द रेलिवेंट लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज से। तो बाहर से पता करेगा कि देखो बताओ मुझे कि क्या इन लोगों ने काम ऐसा किया है नहीं किया, टू वेरीफाई। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी दैट अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड ब्रिंग इंस्टेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। के अगर उसने कोई भी अदर प्रोसीजर्स लगाए हैं, क्या वो अदर प्रोसीजर उसके सामने कोई ऐसे इंस्टेंसेज लेकर आए हैं जिससे उसे अलर्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो चीज़ भी करेगा। ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट TCWG टू प्रोवाइड द WR मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नोन इंस्टेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस ब्रिंग टू द ऑडिटर नॉलेज। मतलब ऑडिटर मैनेजमेंट या TCWG से कहेगा कि आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो कि आपने मुझे सारे नॉन कंप्लायंसेस की जानकारी दे दी है। उसमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? क्योंकि अगर वो WR ले लेता है तो ऑडिटर को फिर आगे काम करके ऑब्टेन करनी है रीजनेबल एश्योरेंस। तो ही नीड्स टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, के वो फ्री हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। क्या चीज़ कंक्लूड करनी है कि हाँ भाई सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम ऑडिट कर रहे हैं वो एज पर द फ्रेमवर्क है या नहीं। सो इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर टेक इन टू अकाउंट एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क। वो सारे फ्रेमवर्क का ध्यान रखते हुए ही ऑब्टेन करेगा आप क्या चीज़? रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वो सारे इंडिकेशन नॉन कंप्लाइंसेस वगैरह के जब ऑडिटर बिकम अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ और इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉलोइंग मैटर्स, नीचे लिखे हुए कुछ मैटर्स हैं जिससे उसको अवेयरनेस हो रही है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, दैट इट मे बी एन इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें ये लग सकता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है? पहला पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कौन कर रहा है? कोई बाहर के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कंपनी ने या बिजनेस ने कोई भी फाइन या पेनल्टी पे करी है, तो समझ जाओ कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज, आपकी कोई अजीब सी सर्विसेज हैं या फिर आपने लोन दे रखा है कंसल्टेंट को, रिलेटेड पार्टी को, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज़ को, तो अब समझ जाओ यार ऐसा कोई नहीं करता है, और अगर ये कर रहे हैं और इस बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कोई बड़ी बात है जिसमें इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है। नेक्स्ट, सेल कमीशन, आपने कोई कमीशन पे की है या एजेंट फ़ी करी है जो भी बहुत ज़्यादा पे करी है, जो ऑर्डिनरी आप पे करते हो या फिर इंडस्ट्री में उतनी पे की जाती है या उस सर्विसेज के लिए उतनी पे होनी चाहिए, तो आपने उससे ज़्यादा ही कमीशन या एजेंट फीस पे करी है। नेक्स्ट है परचेजिंग, अगर आपने कोई ख़रीदारी करी है वो या तो बहुत ज़्यादा ऊपर करी है या नीचे करी है, किससे? मार्केट प्राइस से, तो आपको मार्केट प्राइस को कंसिडर करना है, ये देखना है कि इसने लेस करी है या मोर करी है। नेक्स्ट पॉइंट, अनयूजुअल पेमेंट टुवर्ड्स द लीगल एंड रिटेनरशिप फीस, वही है अगर आपने लॉयर को या रिटेनरशिप फीस वगैरह पे करी है, लीगल फीस पे करी है, तो इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ आपने लॉस तोड़ी होंगी तभी करी है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस करी हैं किसी ऐसी कंपनी के साथ जो कि टैक्स हेवन के अंदर रजिस्टर्ड है, तो जिससे आप टैक्स इवेड कर पाओ या कुछ ना कुछ टैक्स का प्रॉब्लम होगा, वो चीज़ अलग है। नेक्स्ट है पेमेंट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज मेड अदर देन टू कंट्री, उस कंट्री को छोड़ते हुए जहाँ से आपने ओरिजिनेट किए हैं गुड्स, तो दैट मीन्स अगर एक्स कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं तो उस कंट्री को छोड़ के आपने वाई कंट्री को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया, तो समझ जाओ इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल नहीं है, घुमा कर हो रही है कोई ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट्स विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स, तो आपने एक्सचेंज कंट्रोल के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे उनके बगैर आप पेमेंट्स कर रहे हो, मतलब आपकी क्लियर कट पेमेंट नहीं है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग, आपने बिना उनके पेमेंट कर दी है, तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई अंदर का रूल तोड़ा होगा। नेक्स्ट अगेन एग्जिस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपके पास आईटी है पर वो कहीं ना कहीं लैप्स हो रहा है, फेल हो रहा है, क्या? या तो अपनी डिज़ाइनिंग की वजह से या उसकी एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से वो एडुकेट ऑडिट ट्रेल या सफिशिएंट एविडेंस ऑडिटर को नहीं दे पा रहा। तो अगर उसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो कंप्यूटर है, काम भी कर रहा है पर ठीक से नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे एविडेंस नहीं मिल पाएंगे, मैं इससे डिस्क्लेम करना पड़ेगा मुझे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस और इम्प्रॉपरली रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, अगर आप सही से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना कर उल्टी पुल्टी कर रहे हो या फिर बहुत घुमा कर रहे हो या मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हो जिससे सच ना दिखे, तो उससे समझ जाओ लॉ रेगुलेशन तोड़ा है। या फिर कोई भी एडवर्स मीडिया कमेंट, तो सपोज करो कोई भी कंपनी है, अब मीडिया आपको पता ही है कि न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे कोई भी ऐसी न्यूज़ है जो बाहर विसल ब्लोअर्स के थ्रू बाहर आ जाती है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई रेड पड़ने वाली है या पड़ रही है या फिर यहाँ अंदर कोई फ्रॉड चल रहा है, तो उससे पता चलता है कि कंपनी में या बिजनेस में कोई गड़बड़ है, तो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इमीडिएटली, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, ऑडिटर को क्या बोला? रिपोर्ट करना है अगर आपको पता लगे या सस्पेक्टेड हो नॉन कंप्लायंस, किसको करने हैं? टू TCWG, ठीक है। इसका पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। अनलेस ऑल TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट of the entity and aware of the matter involving the non-compliance already communicated by the auditor, जब तक वो TCWG को वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना कर लें या अवेयर ना कर दें जो नॉन कंप्लाइंस की वजह से हैं, तब तक ऑडिटर कम्युनिकेट करता रहेगा। समझ में आ गया ना, जैसे होता है बच्चा होता है पेरेंट को अपनी सारी बात ना बता दे तब तक नहीं बैठेगा वो चैन से, ऐसे ही ऑडिटर तब से चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो सारी बातें उसे ना बता दे। कौन कौन सी बातें? वो सारे मैटर्स जिसके अंदर नॉन कंप्लायंस है, क्योंकि ऐसा नहीं होता हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं करते, पहले हम मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं फिर करते हैं, तो TCWG को आपको बताते रहना पड़ेगा। सो दैट कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट अदर देन उनको छोड़ते हुए व्हेन द मैटर्स आर क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब जिनका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, तो लेस इम्पैक्ट है छोड़ दो, ज़्यादा इम्पैक्ट है बता दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ इन ऑडिटर जजमेंट, अगर अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर्स जजमेंट उसको लगता है कि जो नॉन कंप्लायंस ऊपर बात हो रही है वो इंटरनल है, मतलब इंटरनल पार्टी वो कर रही है और बहुत मटीरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो क्या करेगा?
कम्युनिकेट करेगा उस बात को, किसको करेगा, TCWG को करेगा। कब करेगा, जल्दी से जल्दी करेगा। गॉट दैट। तो ऑडिटर को कहा है भैया देखो बहुत जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करो TCWG को वो बात, अगर आपको वो लगता है बहुत मटीरियल और इंटरनल मैटर्स इन्वॉल्व हैं। इफ़ ऑडिटर सस्पेक्ट, अगर उसको ये चीज़ का गड़बड़ का अंदेशा लगता है कि आपको कोई गड़बड़ है, तो वो इफ़ ऑडिटर सस्पेक्ट्स द मैनेजमेंट TCWG इन्वॉल्व इन नॉन कंप्लायंस, अगर उसे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट या फिर TCWG इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं नॉन कंप्लायंस में, तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू द नेक्स्ट। क्योंकि देखिए टॉप अथॉरिटी तो TCWG थी, एम्प्लॉय गड़बड़ करेंगे तो TCWG के पास जाया जाएगा, पर अगर TCWG ही नॉन कंप्लायंस करेगी तो यू विल कम्युनिकेट द मैटर टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी, ऊपर बताओगे आप, और वो कोई भी हो सकती है, आपकी ऑडिट कमेटी हो गई, रिपोर्टिंग कमेटी हो गई, सुपरवाइजिंग बोर्ड हो गया, है ना, कोई भी हो गया। व्हेन नो सच अथॉरिटी एग्जिस्ट, सपोज करो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो ऑडिटर को कन्फ्यूजन हो जाएगी। देन द ऑडिटर बिलीव और कम्युनिकेट नॉट टू बी एक्टेड और अनश्योर टू whom टू रिपोर्ट। सिंपल सी बात है, अगर उसे पता है तो ठीक है, अगर उसे नहीं पता या वो अनअवेयर है या फिर वो अनश्योर है कि वो किसे करे, तो उसको क्या लेनी चाहिए, नीड टू ऑब्टेन द लीगल एडवाइस। उस केस में ऑडिटर को लीगल एडवाइस लेनी चाहिए कि वो किसको किसको रिपोर्ट करे, क्या क्या बताए, और फाइनली जाकर क्या करेगा, वो रिपोर्टिंग कर देगा उस नॉन कंप्लायंसेस की अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में। ठीक है ना, वो तो करेगा ही। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ़ ऑडिटर कंक्लूड का मतलब तो यही होता है ना कि कोई 100% इस बात की गवाही कर दे। तो अगर ऑडिटर ये बात 100% अपने उसमें कह देता है कि मैं कंक्लूड करता हूँ कि नॉन कंप्लायंस जो भी हुई है उसका मटीरियल इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, है ना, एंड नॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो बातें होती है, पहला गलती होना और गलती का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर रिफ्लेक्शन करना। तो ऑडिटर को पहली चीज़ तो गलती मिली कि उन्होंने नॉन कंप्लायंस किया, दूसरी ये चीज़ करी कि जब उसने रेक्टिफाई कराने की कोशिश की होगी तो उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा, तो ऑडिटर मजबूर होकर क्या करेगा, मॉडिफाई रिपोर्ट कर देगा एज़ पर 705। आपको पता है 700 की सीरीज़ में पहला स्टैंडर्ड क्या होता है, इसी चीज़ का होता है कि चलो अनमॉडिफाइड, और नेक्स्ट होता है मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड 705 कंसिडर करता है जिसमें आप कोई भी एडवर्स डिस्क्लेमर रिपोर्टिंग करते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ़ ऑडिटर प्रिक्लूड बाय द मैनेजमेंट। आप प्रिक्लूड मतलब बाहर निकाल देना पहले ही, अगर कोई ऑडिटर को पहले ही कह देता है भैया आप ये काम मत करना, तो प्रिक्लूड कर रहा है, वो कौन कर रहा है, मैनेजमेंट TCWG। किस चीज़ से, फ्रॉम ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू इवैल्यूएट, ऑडिटर को इवैल्यूएट करने के लिए चाहिए थे, वेदर नॉन कंप्लायंस दैट मे बी मटीरियल ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सोच के देखिए, अगर एक मैनेजमेंट TCWG ऑडिटर को प्रिक्लूड करती है कि भैया आपको इवैल्यूएट नहीं करने देंगे हम कि नॉन कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई, तो ऑडिटर को मजबूरी में ही क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देना होगा कि वो अपने यूज़र को बताएगा कि देखिए मेरे को ये ऑडिट एविडेंसेस नहीं ऑब्टेन हुए क्योंकि मुझ पर लिमिटेशन ऑफ स्कोप लगाया गया है, प्रिक्लूड करा गया है मुझे वो चीज़ चेक करने से, दैट्स वाई आई कुडेंट रिपोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कंटिन्यूशन में, रिपोर्टिंग ऑन नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। तो कह रहा है कि ठीक है अब तुमने अपनी रिपोर्टिंग में अनक्वालिफाइड डिस्क्लेमर तो रिपोर्ट बता दिया, उसके बाद आप ये चीज़ें उनको भी तो बताओ जो आपकी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, जिन्होंने आपको इन्फोर्स करा है, लगाया है, अपॉइंट करा है, रेगुलेट करा है, वो सब अथॉरिटीज़ को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। इफ़ ऑडिटर आइडेंटिफाइड और सस्पेक्ट्स नॉन कंप्लायंस, तो फिर से उन्होंने कंटिन्यूशन में बात बोल दी कि इस चक्कर में अगर उसको ये बात पता लगती है या उसके शक के दायरे में कोई चीज़ आती है, तो वो डिटरमाइन करेगा वेदर ऑडिटर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस टू पार्टीज आउटसाइड एंटिटी। तो ये ऑडिटर की खुद की डिस्क्रिशन होती है बेसिकली कि अगर उसको कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो ये ऑडिटर को खुद को डिटरमाइन करना है, खुद को ये चीज़ पता लगानी है कि क्या उसकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करे नॉन कंप्लायंसेस, किसको, उन पार्टीज़ को जो आउटसाइड क्या हैं, एंटिटी हैं। ठीक है ना, पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट इज कंप्लायंस विद द अदर लॉ। अदर लॉ का मतलब समझ जाइए जो बेसिक लॉ है उनसे दूसरी लॉज जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं होता। तो कैसे है, नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉज एंड रेगुलेशन में रिजल्ट इन फाइन लिटिगेशंस, वो तो आती हैं चाहे कोई भी कानून तोड़ेंगे, बट उनके कॉन्सिक्वेंसेज भी आते हैं। तो जो भी कॉस्ट रहेगी, जो भी फाइन आपने उसको पे करा है, नीड टू बी प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब प्रोवाइड का मतलब हो गया आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। बट आगे लिखा है नॉट कंसिडर टू हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है, वो चीज़ आप देखोगे। एक तो ऑडिटर ये चीज़ देखेगा कि अदर लॉज का हुआ है नहीं, वो ये भी इंश्योर करेगा कि जो भी नॉन कंप्लाइंस हुई है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए और प्रोविजन ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए फॉर फाइन, मतलब बुक्स के अंदर ये दिखाई देना चाहिए और उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए कि हमने ये क्यों और कैसे किया है। ठीक है, इफ़ ऑडिटर कंक्लूड्स नॉन कंप्लाइंस, अगर वो फाइनली भाई साहब ये बोल देते हैं कि भैया ये गलती हुई है, कंक्लूड कर देते हैं इस बात को, ठीक है, दैट हैज़ मटीरियल इफेक्ट। इफ़ ऑडिटर कंक्लूड कि जो भी नॉन कंप्लाइंस हुई है उसका मटीरियल इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो वो क्या एक्सप्रेस करेंगे, फिर तो वो मजबूर है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, एडवर्स करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर वो नहीं कर पाता है, अगर वो उसको एविडेंस नहीं मिलते हैं, नो एविडेंस, तो वो क्या करता है, डिस्क्लेमर दे देता है। ठीक है, उसको कोई नहीं होता, डिस्क्लेमर देना पड़ता है। पर अगर वो कंक्लूड कर देता है, अगर उसके पास ये होता है कि हाँ इन्होंने गड़बड़ करी है, तो वो क्या करता है, एडवर्स कर देता है। और इन दोनों को ही किस कैटेगरी में डाल दिया है, क्वालिफाइड। तो ये क्वालिफाइड रिपोर्टिंग कैटेगरी में ही होती है दोनों की दोनों, कि हाँ भाई आपको क्वालिफाइड क्या करनी पड़ेगी, ओपिनियन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये आपका पूरा समरी रेडी हो गया 250 का, तो इसे 2-3 बार तो ज़रूर रिवाइज़ करें। स्टिल देन हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड की वीडियो में। थैंक यू सो मच।